रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सॉरी, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब एयर हो गया, ठीक है। वैक्यूम मतलब यहाँ पे एयर हो गया। एयर का जो रेशियो है वो किसके? टू द स्पीड ऑफ स्पेसिफिक मीडियम। स्पेसिफिक मीडियम तो कोई सा भी मीडियम हो सकता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो की होती है 3 × 10⁸ और वी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब जैसे कि आगे क्वेश्चन देखेंगे उसमें समझाऊंगी, ठीक है। वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। और डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4। इसमें क्या है देखो, एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। जैसे कि सब इसमें ज़्यादा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? डायमंड का। तो इसकी स्पीड कितनी कम हो गई, इसमें कम है तो इसकी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, ऐसे होता है। और ग्लास का देखो क्वेश्चन आता है, ग्लास और वाटर का किसमें किसकी स्पीड ज़्यादा है? तो ग्लास का 1.5 होता है, वाटर का 1.3 होता है। तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना उसकी स्पीड कम होगी, और जिसका कम होगा उसकी ज़्यादा। अब एक आता है स्नेल्स लॉ। क्या होता है स्नेल्स लॉ? तो ये होता है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, ठीक है, एंगल, उसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का भी 4/3 दे रखा है एंड ग्लास का 3/2 दे रखा है। वो पूछ रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब इसमें एक चीज़ देखें कि जो जिसका पूछता है वो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का पूछ रहा है, तो ग्लास जो जिसका पूछ रहा है उसको तो नीचे रखेंगे। जैसे हमें ग्लास का पूछा तो जी को हमने नीचे लिख दिया, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू के बाद जिसका भी है नाम, जैसे वाटर है तो वाटर को ऊपर लिख देंगे, ठीक है, ऐसे करके होता है। सो वाटर का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है एंड ग्लास का 3/2 दे रखा है। सो इसमें पूछा था ग्लास का कितना है, तो ग्लास को मैंने नीचे रखा विद रिस्पेक्ट टू वाटर। विद रिस्पेक्ट टू जिससे पूछता है वो ऊपर लिखा जाता है। तो देखो नीचे सबसे ऊपर कौन सा आएगा? जिसकी पूछ रहे हैं, मतलब ग्लास का पूछ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का आ गया अपॉन एन डब्ल्यू आ गया, ठीक है। सो ये तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ग्लास का कितना है 3/2, ठीक है, और इसका कितना है 4/3। तो ठीक है, तो देखो सॉल्व करके ये आएगा 3/2। अब ये 4/3 है ना, तो इसको उल्टा करके लिखना है। उल्टा करके कैसे? 3/4 ऐसे। तो ये हो गया 9/8। तो ये आ गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दे रखा है भाई डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी पूछ रहा है। अब हमें मालूम है कि एन तो हमें दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 2.4 है। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हमें मालूम है 3 × 10⁸ होती है। ये हमेशा यही रहेगी, यही वैल्यू होती है इसकी। तो ये दे रखा है, ये हमने वैल्यू लगाई, इसको यहाँ लाएंगे, फिर देखो क्या होगा, ये पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ेगा। पहले 8 है, 10⁸ है, तो एक और 0 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁹ हो जाएगा। एक और 0 बढ़ा दिया ना हमने इसकी में, तो ये हो जाएगा अपॉन 224। ये पॉइंट हट गया ना, तो अब इसे काट देंगे यहाँ से, तो ये आ गया 1/8, जिसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ये ऐसे करके आ गया, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अभी हम, पर अभी इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होता है? देखो, जैसे कि हम लोग ये अर्थ पे है, ये हमारी अर्थ है, हम लोग यहाँ अर्थ पे है, और यहाँ पे जैसे हम लोग अर्थ से देखते हैं तो एक्चुअल जो स्टार होता है ना, जो एक्चुअल स्टार होता है वो यहाँ होता है। जैसे एक्चुअल स्टार यहाँ है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो स्टार हमें यहाँ दिखता है, उसकी पोजीशन हमें यहाँ दिखती है। एपेरेंट मतलब उसकी मतलब नकली पोजीशन, या फिर जो हमें दिखती है पोजीशन जो सही नहीं होती उसको एपेरेंट कहते हैं। तो एपेरेंट स्टार की पोजीशन हमें यहाँ दिखती है, लेकिन रियल वो यहीं होता है। अब देखो ये लिख के आना है एग्ज़ाम में, यही आएगा और यही लिख के आना है एग्जाम में, फुल मार्क्स मिलेगी। सबसे पहली लाइन में क्या लिखना होता है कि दिस इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट। सबसे पहली लाइन में ये लिखना होता है कि किस वजह से है, तो किस वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट की वजह से हो रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन में ये लिखना है कॉज क्या है, इसका मतलब क्यों हो रहा है ये। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। जो एटमॉस्फेयर है हमारे बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है।
और हर एक लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, जो स्टार की लाइट होती है ना, वो अपना पाथ चेंज करती रहती है। देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या था कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये था कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्शन शो करती है, यही तो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में इतनी सारी लेयर्स है, अगर लाइट कोई आएगी तो अगर अलग अलग लेयर्स में घुसेगी तो हल्का फुल्का तो रिफ्रैक्ट होती रहेगी ना। तो रिफ्रैक्ट हो के वो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक दिखता है, मतलब वो रिफ्रैक्ट हुई 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 करके यहाँ पे हमें दिखता है, फिर समझ गए। अब देखो, स्टार्स आर टू फार फ्रॉम अस, स्टार्स हमसे बहुत दूर है, सो द लाइट हैज़ टू गेट रिफ्रैक्टेड मल्टीपल टाइम्स। स्टार हमसे बहुत दूर है तो क्या होता है, जो लाइट होती है ना, वो बार बार क्या होता है, उसको रिफ्रैक्शन होता रहता है मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार रिफ्रैक्शन, जैसे एक यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर, बहुत बार हो के तब जाके हमें स्टार लाइट यहाँ पर दिखती है। दिस इज़ कॉज ऑफ द ट्विंकलिंग, यही कॉज है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। सो ये लिख के आना है। अब देखो एक आता है वाई प्लैनेट, एक क्वेश्चन ये आता है कि वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, मतलब जो प्लैनेट होते हैं वो टिमटिमाते क्यों नहीं हैं। क्यों, इसका आंसर ये है कि प्लैनेट जो है ना हमारी अर्थ से बहुत क्लोज है, वेरी द प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू अर्थ एज ज़्यादा। हाँ, जो प्लैनेट है वो हमारी अर्थ से, वो सॉरी, तो जो प्लैनेट है वो हमारी अर्थ से बहुत क्लोज है। अगर हम वो स्टार से कंपेयर करें तो स्टार जो है हमसे, हमारी अर्थ से बहुत दूर है और प्लैनेट पास है। इसलिए क्या होता है कि जो जो प्लैनेट है ना, वो अगर हमारे, उनकी जो लाइट होती है वो अगर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पड़ती है तो वो इतना रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो इसलिए हमें प्लैनेट टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं। अब सनराइज़ दिखते, सनराइज़ में क्या होता है, जैसे अर्थ है हमारी, ठीक है, और ये है सन की एक्चुअल पोजीशन, मतलब सन अभी यहाँ पर है, ठीक है, मतलब सन अभी उगा नहीं है, ठीक है, हॉरिजन है, हॉरिजन के जब ऊपर आता है तो इसका मतलब सन उग गया है, लेकिन सन उगता नहीं है, लेकिन हमें पहले ही दिख जाता है कि सन उगा हुआ है, रियल में सन तो नहीं उगा, लेकिन हमें दिखता है कि ऐसा कि उग गया है, तो ये उसकी अपेरेंट पोजीशन है, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर भी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट हुआ तब जाके हमें ये चीज़ दिखी। फिर इसका देखो कैसे लिखना है, दिस इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, किसके कारण, सबसे पहले ये लिखना है कि किसके कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये ड्यूरिंग सनराइज, सनराइज क्या होता है, द सन इज राइजिंग अबव द हॉरिजन, जो हॉरिजन के ऊपर राइज हो गया है, द रेज फ्रॉम, हाँ, द रेज फ्रॉम द सन गेट रिफ्रैक्टेड, जो रेज होती है सन की वो रिफ्रैक्ट हो जाती है एज दे ट्रेवल फ्रॉम मोर डेंस एयर टू लेस डेंस एयर, मोर डेंस एयर मतलब यहाँ पे बहुत डेंस एयर है, टू लेस डेंस मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्लेक्शन होगा, तो मोर डेंस एयर मीडियम से ज़्यादा लेस डेंस मीडियम में जा रही है तो इसलिए रिफ्लेक्शन हुआ है। देन विच अपीयर्स एज द सन हैज़ राइजन, जिससे क्या लगता है कि सन जो उग चुका है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अब स्काई ब्लू, इस ब्लू में क्यों दिखता है स्काई, उसकी बात करते हैं कि क्या होता है कि व्हेन द सन लाइट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब एक लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो क्या होता है, वो इट गेट स्कैटर्ड, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पड़ा था कि कोई भी वाइट लाइट या फिर कोई भी सन की लाइट आएगी तो वो अलग अलग 7 अलग अलग कलर्स में जाएगी विबग्योर में, ठीक, उसे कहते हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये होता है हमारा ब्लू कलर, ठीक है। सो इट गेट स्कैटर्ड अवे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, क्यों, इस उसमें क्या होता है, जब कोई भी लाइट हमारी आएगी तो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। सिंस ब्लू कलर हैज़ मिनिमम, ब्लू कलर की क्या होती है, मिनिमम वेवलेंथ होती है, मिनिमम वेवलेंथ के चलते क्या होता है कि ब्लू कलर क्या होता है, स्कैटर्ड कर जाता है, ठीक है, जैसे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल ने क्या किया, रिफ्लेक्शन करा, इन्होंने ब्लू कलर को चुना, जो ब्लू कलर ना पूरे में फैल जाता है या पूरे स्काई में ब्लू ब्लू हो जाता है इस वजह से। अब मायोपिया पढ़ लेते हैं, मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया ने क्या लिखा है, इसमें फ़र्क क्या होता है। सो मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं इसको, इसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, दूर का नहीं दिखता, मायोपिया में इसका पास में नहीं दिखता, और इसके इलाज के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है, और इसके इलाज के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। और जो इसकी इमेज होती है वो कहाँ दिखती है,
इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने दिखती है, इसकी रेटिना के पीछे दिखती है, बस यही इसका डिफरेंस आ सकता है। तो यही चीज़ है, इसको शॉर्ट साइटेडनेस, इसको लॉन्ग साइटेडनेस, यही याद रखना है। सो ये सारे टॉपिक मैं समझा दी हैं।